आज का हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से। तो आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज एक्चुअली होता क्या है? तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड, यानी जो हमारी ज़रूरत है, हमारे नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करने वाले वो सारे के सारे सब्सटेंस रिसोर्सेज कहलाएंगे, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हमें जब प्यास लगता है तो उस नीड को सेटिस्फाई कौन करता है? वाटर। हमें नहाना है, हमें कपड़ा धोना है, हमें प्लांट्स को पानी देना है, सब ये जो ज़रूरत है हमारे नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है वाटर। तो वाटर इज़ ए रिसोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी रिसोर्स है। हमें टेलीविज़न देखना है, हमें मोबाइल चार्ज करना है, हमें आयरन करना है, इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमारे नीड्स को पूरा करता है ना। हमारा नीड्स है कि भाई हम टीवी देखें, हमारा नीड्स है कि हम मोबाइल चार्ज करें, तो उसको पूरा कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक रिसोर्स हो गया। उसी तरह से रिक्शा, अगर हमें जाना है, सपोज दैट यहाँ से हमें राजा बाजार जाना है या कहीं भी जाना है, तो हमें क्या करना होगा? कुछ समय अगर हमें बचाना है, जल्दी हमें जाना है, तो हम लोग रिक्शा करेंगे। ठीक है, उससे भी फास्ट अगर जाना है तो ऑटो भी करेंगे, तो वो भी एक रिसोर्सेज हो गया, है कि नहीं? उससे ही फास्ट जाना है तो भाई अपना गाड़ी हो तो सबसे बेहतर, तो वो भी एक रिसोर्सेज है। वो गाड़ी भी रिसोर्सेज हो गया, ऑटो भी रिसोर्सेज हो गया, रिक्शा भी रिसोर्सेज हो गया, है कि नहीं? वेजिटेबल, ये भी रिसोर्सेज है। खाएंगे क्या? वेजिटेबल्स ही खाएंगे ना। टेक्स्ट बुक, ये भी हमारी ज़रूरत है, जो पढ़ रहे हो तुम लोग, वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि सारे के सारे हमारे नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो रिसोर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है एनसीईआरटी में, वो है यूटिलिटी। ये यूटिलिटी का मतलब समझो। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी, मतलब किसी सब्सटेंस को हम कितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो इसकी यूटिलिटी है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। What makes an object a substance a resource? ये यूटिलिटी ही किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो वो हमारे रिसोर्स नहीं होगा, है ना। जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ? जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे। तो हमारी ज़रूरत को पूरा तभी कर पाएगा जब हम उसको यूज़ करेंगे उसके लिए। तो ये यूटिलिटी जो है ना, वही मीनिंग देता है कि वो कैसे कोई सब्सटेंस रिसोर्सेज हो सकता है। जितना ज़्यादा यूटिलाइज होगा उतना अच्छा रिसोर्सेज हो गया। थर्ड पॉइंट है इसमें एक वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ। कोई भी रिसोर्सेज जितना ज़्यादा यूटिलाइज होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है ना। जैसे वाटर है, वाटर बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, पीने से लेकर, प्लांट्स को पानी देने से लेकर, इवन तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स में बिजली बनाने में यूज होता है। यानी विदाउट वाटर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इतना ज़्यादा ये यूजेबल है, इतना ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, है ना। अब ये जो वैल्यू है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक वैल्यू और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिससे हमें पैसा है, इनकम हो। इकोनॉमी मतलब होता ही है पैसे से रिलेटेड वाला कारोबार, जिसको हम बिजनेस कर सके, बेच के खरीद के हम अपना पैसा अर्न कर सके, उसको हम लोग इकोनॉमिकल वैल्यू कहते हैं। जैसे मेटल है, गोल्ड ले लो, बहुत ही प्रीशियस मेटल है। सिल्वर हो गया, प्रीशियस मेटल है। तो इन सब का वैल्यू क्या है? ये सब का इकोनॉमिकल वैल्यू है। अगर हमको मिल जाए, अगर मान लो यहाँ पे 1 किलो सोना हमको मिल जाए, मिट्टी कोड़ रहे हैं, पता चला कि एक मटका में पूरा भरा हुआ सोना मिल गया, तो कितना बड़ा हमारे लिए रिसोर्सेज हो जाएगा, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा, यानी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो जाएगा वो, है ना। और पेट्रोलियम भी रिसोर्सेज है, इसको ब्लैक गोल्ड कहा ही जाता है पेट्रोलियम को। ये काला सोना है, कोल, पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है? सब एक ही ग्रुप का है। तो ये सब जो है, ये सब ब्लैक गोल्ड है।
तो ये सभी बहुत ज़्यादा प्रीशियस वैल्यू है इनका, इकोनॉमिकल वैल्यू है इनका। तो ये जो रिसोर्सेज है वो इकोनॉमिकल वैल्यू वाले रिसोर्सेज, इनसे हमें पैसा मिलता है। जिस देश के पास ज़्यादा सोना होगा, डायमंड होगा, वो क्या दूसरे देश में बेच के अपना पैसा अर्न कर सकते हैं, है कि नहीं, डॉलर अर्न कर सकते हैं। फिर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं ना जो इकोनॉमिकल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी है हमारे लिए, इकोनॉमिकल हो या ना हो, हमारे लिए दोनों ही रिसोर्सेज हैं, दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक का नज़ारा, झरना बह रहा है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, कितना अच्छा आइलैंड्स है, कितना अच्छा वो सीन होगा, है कि नहीं। तो उससे कोई पैसा तो हमको नहीं आ रहा, लेकिन वो भी एक रिसोर्सेज है, ये नॉन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, उससे पैसा तो नहीं आ रहा हमको, लेकिन ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप एक रिसोर्स है। अब नोट में देखो क्या है कि सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकल विथ टाइम, हो सकता है कि अभी वो इकोनॉमिकल ना हो, नॉन इकोनॉमिकल में हो, लेकिन इसको समय के साथ इकोनॉमिकल में वो कन्वर्ट हो जाए, यानी जिससे आज हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हो सकता है उस रिसोर्सेज से इन फ्यूचर हमको पैसा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लैंडस्केप का ही मैंने एग्जाम्पल दिया, अब मान लो यहाँ देखने के लिए टिकट लगा दिया जाए तो पैसा आ जाएगा ना, भाई इतना अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ जाना है, आपको देखना है, तो आपको एंट्री के लिए आपको पैसे देने होंगे। तो ये क्या हो गया, ये तो नॉन इकोनॉमिकल था, अब इकोनॉमिकल हो गया। तो समय के साथ वही नॉन इकोनॉमिकल भी इकोनॉमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल में देखो, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं दादी माँ के नुस्खे, है ना। अगर मान लो सडनली कुछ तबीयत रात को खराब हो गया, पेट और दर्द करने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, किचन में देखते हैं कि भाई कुछ घरेलू नुस्खा है कि नहीं है ना। तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिकल है, दादी माँ को हम लोग पैसा तो नहीं देते उसके लिए ना वो सदियों से पुराना समय से चला आ रहा है, ये मतलब हमारी दादी की बात नहीं है, दादी के दादी सब लोग उस चीज़ को अप्लाई करते रहे हैं। तो ये जो ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ है, ये नॉन इकोनॉमिकल है। लेकिन अगर मान लो उस चीज़ को, उस जो भी चीज़ पेट दर्द में मान लो यूज करते हैं हम लोग, उसका अगर हम लोग पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है, और पेटेंट करा के उसको बेचते हैं, तो पेटेंट करा लेने से क्या होता है, पेटेंट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट, मतलब वो उस चीज़ पे सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा, उस आइडिया पे, उस इन्वेशन पे जो तुम खोजी हो, ठीक है। लेकिन शर्त होना चाहिए कि वो नया चीज़ हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि दुनिया जान रही है, तुम बोलोगे नहीं हम पेटेंट हम कराएंगे, ऐसा नहीं। तुमको प्रूफ करना होगा कि तुम ही उस चीज़ को डिस्कवर किए हो, तुम ही खोज किए हो। तो ऐसे चीज़ों का क्या होता है, अगर पेटेंट करा लिया जाए तो उसके बाद पेटेंट करा लेने के बाद वो अगर कहीं भी बिकता है तो उसका पैसा तुम्हारे पास आएगा, और वो तुम्हारी मर्जी से ही बेच सकता है। तुम परमिशन दोगे, या तुम बना के बेचो, या तुम किसी को पार्टनरशिप में दे दो कि भाई तुम बेचो और इतना % हमको दे देना, 20% 30% जो प्रॉफिट है उसमें देना। तो इसी यही दादी माँ के नुस्खे को अगर हम पेटेंट करा के बेचते हैं तो ये इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो गया, जो नॉन इकोनॉमिकल था इकोनॉमिकल हो गया, है ना। तो कहने का मतलब जो नॉन इकोनॉमिकल है उसको इकोनॉमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, समय के साथ कन्वर्ट हो जाता है, प्लेस के साथ भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो अगर बालू है, गंगा के किनारे पड़ा हुआ है, ऐसी ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसका, लेकिन वही ट्रैक्टर में लाद के यहाँ आ जाएगा घर पे कि घर बनाना है, एक ट्रैक्टर बालू दीजिए, तो भाई वो अच्छा खासा चार्ज जोड़ लेगा। वो जगह चेंज हो गया, वहाँ से यहाँ आते ही उसकी वैल्यू बढ़ गई, वहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं था, बहुत कम वैल्यू था, लेकिन यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया उसका। तो ये जो रिसोर्सेज है ना, वो समय के साथ भी, प्लेस चेंज होने के साथ भी उनका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है। तो अब हम लोग रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये रिसोर्सेज मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये दोनों रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं ज़रा। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नाम से ही पता चलता है, रीन्यूएबल मतलब री मतलब दोबारा फिर से, रिन्यू मतलब न्यू मतलब नया, यानी फिर से नया हम लोग बना सके ऐसा रिसोर्सेज, मतलब अपने आप आ सके, हम लोग नहीं बनाएंगे, वो अपने आप हो सकता है, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। हम लोग ही बना सकते हैं बट नेचुरली भी आ सकता है। तो दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूएबल और रिप्लेनिश क्विकली, लेकिन ये क्विकली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हजारों साल बाद हो, तब तो हम लोग नॉन रिन्यूएबल वाले कोल और पेट्रोलियम को ही बना सकते हैं। आज अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को अगर धरती के अंदर दबा दे तो हजारों साल बाद बन जाएगा, लेकिन उसका बनने का क्या मतलब है, उसको रिन्यूएबल में हम लोग नहीं मानेंगे, है ना।
उसको नॉन रिन्यूएबल में मानेंगे। तो जो क्विकली यानी कम समय में ही रिप्लेस हो जाए, ठीक है, बन जाए फिर वापस आ जाए, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज करेंगे, ठीक है। सम आर अनलिमिटेड, कुछ तो इतने ज़्यादा अमाउंट में है कि हम लोग कुछ भी करें वो रहेगा ही, उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे हम लोग। जैसे सनलाइट है, वो हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, कितना भी यूज़ करें सोचे ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म नहीं हो सकता। हवा को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब जो है अनलिमिटेड, जैसे यहाँ लिख लो, ये सनलाइट हो गया, सनलाइट एंड एयर ले लो, ये सब अनलिमिटेड अमाउंट में। और कुछ ऐसे हैं नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको अगर हम केयरलेस यूज करें ना, लापरवाही से करें, तो उनकी जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब जितना उसका प्रेजेंट होना चाहिए धरती पर, वो कम हो जाएगा। जैसे देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर हम आज काट के अगर पेड़ लगा दें, जो पुराने पेड़ हैं उनको काट के अगर नया पेड़ लगा दें तो फिर से वापस 5 साल बाद हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन मान लो हम काट रहे हैं और लगा नहीं रहे हैं, और काट भी किसको रहे हैं, तो जो नए पेड़ है उसको काट ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम वो ये हो गया केयरलेस यूज, ठीक है, बिना जरूरत जिसको काटना है उसको काटा नहीं और अनावश्यक भी काट रहे हैं, ठीक है। तो ये केयरलेस यूज से जो स्टॉक है वो गड़बड़ा जाएगा। जैसे अभी भी देखो लैंड पे जितना फॉरेस्ट होना चाहिए, करीब 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, तब माना जाएगा कि अर्थ का जो है इकोसिस्टम बिल्कुल अच्छे ढंग से चलेगा। तो ये 33% तो है नहीं, अभी करीब हमारे पास 22 या 23% के आसपास फॉरेस्ट है। तो ये कम कैसे हो गया, हम लोग केयरलेस यूज किए, काटे ज़्यादा, लकड़ी लगाए नहीं। तो अगर केयरलेस यूज करेंगे ना तो स्टॉक में कमी आ जाएगा। पूरा तो खत्म नहीं कर सकते, पूरा खत्म कर दें तो हमें तो खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तब तो लाइफ ही नहीं बचेगा। इसलिए पूरा खत्म करने का मतलब हम लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए वैसा होगा नहीं। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। देखो कई जगह क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं किसी खास तरह का। जैसे अगर तुम अरब कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मिलता है कि नहीं। हमारा बिहार, यूपी, ये सब जो इलाका है, यहाँ पे प्लेन सरफेस ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल ज़्यादा मिलता है। फर्टाइल सॉइल खेती के लिए वो हमारे मतलब बिहार यूपी वाला इलाका में, हरियाणा, पंजाब, इन सब इलाका में ज़्यादा मिलता है। तो कहने का मतलब ये जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग जगह, झारखंड में चल जाओ तो कोयला मिलेगा ज़्यादा, है कि नहीं, उड़ीसा में चल जाओ कोयला, फिर लोहा, ये सब स्टील, ये सब वहाँ निकाले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना अलग अलग डिपेंड करता है टेरेंस पे, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे, अलग अलग तरह का रिसोर्सेज अलग अलग जगह मिलते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे हर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेरेन अलग है, उसका क्लाइमेट अलग है, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिलेगी, है ना। कुछ स्पेशल चीज़ें हमारे पास मिलेगा, कुछ दूसरे देश में स्पेशल चीज़ें होगा, क्योंकि सब डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर पे। इनको फिजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, जिसपे डिपेंड करता है क्या, तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, ऐसा रिसोर्सेज जिसको इंसान ने बनाया है, हमने बनाया है, अदरवाइज वो रिसोर्सेज नहीं रहता। जैसे सबसे ज़्यादा तो ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंसान ने लाया है, भगवान ने तो नहीं दिया था, नेचुरली तो नहीं है, हमने बनाया है। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया टेक्नोलॉजी। अब इसके बदौलत हम लोग रोड भी बना चुके हैं, ब्रिज भी बनाए हुए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनाया है, रेलवे लाइन भी बनाया है, एयरपोर्ट भी बनाए हैं। तो सब कुछ टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सब आस्ते आस्ते डेवलप हुआ। तो ये सब सारा ह्यूमन ने बनाया है, पहले से एयरपोर्ट था नहीं, हम लोग बनाए हैं, है ना। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, तो ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है ना, अपने आप में हम लोग भी एक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तुम लोग भी रिसोर्सेज हो। वो हर आदमी जो एक एजुकेटेड हो, जिसका हेल्थ अच्छा हो, किसी खास चीज़ में ट्रेनिंग लिया हो, वो सब सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है। एक आदमी, एक ह्यूमन रिसोर्स तभी बन पाएगा जब वो एजुकेटेड हो, नहीं तो ऐसे तो बोझ होगा ना। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा आदमी है जो ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना कोई टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, ना वो कुछ कर पाता है और शरीर से स्वास्थ्य भी खराब है, वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज नहीं हो सकता, है कि नहीं। अब वो तो बर्डन हो गया कि भाई सब आप
उस पर मतलब उसकी वो करें, केयर करें, है कि नहीं। तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज तभी होगा, जैसे एक जापान का एग्जांपल ले लो। जापान एक छोटा सा आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का एक कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसने अपने जो पब्लिक है, जो पीपल है, उसको इस तरह से ट्रेंड किया है, हर एक बच्चा को उस पर वो इतना खर्च करता है कि उसका हर एक इंसान जो है, एक जो पब्लिक है, एक पीपल जो है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड, फिजिकली भी ठीक। तो वो आज वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ में वो आता है, जबकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना वहाँ कोयला मिलेगा, ना लोहा मिलेगा, ना कुछ किसी चीज़ का खान वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत ध्यान दिया और अपने ऐसे टेक्नोलॉजी बनाता है वो कि उस टेक्नोलॉजी के बल पे वो बहुत पैसा कमाया और बहुत अमीर कंट्री, एक डेवलप कंट्री, एक वेल एजुकेटेड कंट्रीज है वो, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में थोड़ा दिक्कत है, अभी जनसंख्या ज़्यादा है और हम लोग उतना ज़्यादा ना पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हैं और ना ही अभी बहुत ज़्यादा, करीब करीब 30% लोग हमारे देश में अभी भी अनएजुकेटेड है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है किसी चीज़ का। तो वो 30% बर्डन है बाकी 70% लोगों को, ठीक है। बच्चों को काम नहीं किया जा रहा है, बच्चे तो अभी बच्चे हैं, उनको तो अभी पढ़ाना ही है ना। मतलब जो बड़े हैं 18+ जो है और जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना कुछ सीख रहे हैं, ना कुछ उनको ऐसा मौका मिल पा रहा है, वो सब रिसोर्सेज नहीं है, वो सब बर्डन है। तो अब दूसरा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है अभी, ठीक है, उस रिसोर्सेज का अभी की ज़रूरत के लिए तो यूज़ करें ही करें सावधानी से, लेकिन इस तरह से करें ना उसको सावधानी से यूज़ कि वो आगे वाले जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं कि सब हम ही यूज करके छोड़ दें, हमारे जो आने वाला बच्चा है या उसका जो बच्चा है वो उसके लिए बचे ही नहीं। सारा पेड़ काट दिए, सारा कोयला पेट्रोलियम हम लोग यूज कर लिए, तो क्या होगा, वो कैसे भाई यूज अपना गाड़ी चलाएगा, है ना। तो हमें अपना ज़रूरत भी पूरा करना है, लेकिन केयरफुली करना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही करना है। जरूर इंसान के ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हाँ, लालच को पूरा करने के लिए तो भाई नहीं हो पाएगा। अगर कोई लालच ही इतना बढ़ जाए तो भाई पूरा धरती भी कम पड़ जाएगा। तो अगर केयरफुली यूज करें, देखो, यूटिलाइज रिसोर्सेज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और साथ में टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग बचा के रखें। अगर हमारे आने वाले पिछला जो जनरेशन है, अगर उन्होंने अगर ये पेट्रोल कोल को अगर बचा के नहीं रखा होता तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग भी बचा के रखेंगे तो आगे वाला जनरेशन यूज करेगा। तो बचाने का तरीका क्या है, तो ये सिंपल RRR प्रिंसिपल है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कम से कम यूज करना है, खासकर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल को तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि वो खत्म नहीं होगा, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है उसको कम से कम यूज करें, है ना। रीयूज, उसको बार बार यूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक लिया, ऐसे कागज़ लिया, उसको इसी तरह से एक दो कहीं लाइन खींच दिया तो उसको फाड़ के फेंक दिया। कागज़ आखिर बनता कैसे, पेड़ काटने से बनता है, पेड़ से कट बनता है। तो अगर पेपर को हम इस तरह से बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, पेड़ कटना होगा, मजबूरी है, ठीक है। तो हम अगर पेपर को बचाएंगे दैट मीन समझो कि हम पेड़ को बचा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ उतना ही करें जितना ज़रूरत हो तो हम कोल को बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, जनरली कोल को गर्म करके और उसके बाद उसको थर्मल पावर प्लांट्स में टरबाइन को घुमाकर बनाया जाता है, तो ये कोल हमारा बचेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि अपना यूज भी करें और आगे के जनरेशन के लिए बचा करें। अब आखिर ये होगा कैसे, तो इसके कुछ प्रिंसिपल है, सब प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है। तो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, धरती पे जितने भी लाइफ है ना सबका इंपॉर्टेंस दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही जिंदा रहे, बाकी जितने भी पेड़ पौधे काट दो, जितने जानवर हैं सबको मार दो, ऐसा नहीं। हम भी रहे, वो जानवर भी रहे, वो पेड़ पौधा भी रहे, चिड़िया भी रहे, कीड़े मकोड़े जो भी है सब रहे, जितने भी लाइफ फॉर्म है सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए, तब जाके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने लाइफ की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे, ये तो फिर डेवलप कैसे कर पाएंगे। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ अर्थ डाइवर्सिटी, अर्थ के डाइवर्सिटी को भी कंजर्व रखना है। डाइवर्सिटी मतलब जो जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खास किसी जगह पे ही पाए जाते हैं, अगर वहाँ पे उसको हटा दिया जाए
तो धरती से ही विलुप्त हो जाएगा। तो उसका कंजर्व करके रखना, उसकी डाइवर्सिटी को बना के रखना, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डिप्लेशन को मिनिमम करना है। कोयला का मिनिमम यूज, पेट्रोल का मिनिमम यूज, है कि नहीं, ताकि ज़्यादा समय तक चल सके। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स, अपना एटीट्यूड्स भी चेंज करना है, किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। हम लोग को लगता है कि भाई हमारा क्या जा रहा है, पानी है तो पूरा जितना कूड़ा कचरा है गंगा नदी में फेंक दिया, तो ये तो क्या है, हमारा एटीट्यूड खराब है। हमको लगता है कि हमारा कौन सा पैसा लग रहा है, हमको सरकार थोड़ी फाइन कर देगा उस पर, हम फेंक देंगे। लेकिन ये हमारा एटीट्यूड खराब है। उसी पानी हमारे यहाँ पीने के लिए आता है ना, वही ना ग्राउंड वाटर के द्वारा होते हुए आता है, ये साफ करके आता है। तो उसको अगर हम लोग गंदा कर देंगे, अपना एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, पेड़ है तो मार के तोड़ दिया, किसी चीज़ से काट दिया, ऐसे फालतू का, तो ये सब क्या होता है कि अपना एटीट्यूड को हमें चेंज करना होगा, तभी जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अचीव कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, हमारा ड्यूटी क्या है, राइट तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ड्यूटी फॉलो कोई नहीं करता, इसलिए ड्यूटी जानना जरूरी है। हमारी ड्यूटी क्या है, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जो डाइवर्सिटीज़ हैं अर्थ के लाइफ पे उसको कंजर्व करके रखें, ये हमारी ड्यूटी है ना। डैमेज टू नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का डैमेज मिनिमम हो, बिल्कुल तो नहीं रोक सकते हम लोग, कम कर सकते हैं, जितना कम करें उतना अच्छा है ना। डैट मीन्स जो फैक्ट्रियाज हैं उससे कम धुआं निकले ताकि एयर पोल्यूटेड ना हो, कम किया जा सके, उसके कचरे को नदी में मिलने से रोका जाए, उसको ट्रीट करके तब पानी को अंदर छोड़ा जाए नदियों में, है ना। कोल पेट्रोलियम का कम से कम यूज हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम साइकिल का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बचा सकते हैं, है ना। तो हमें कोशिश सही करना है। अब इसमें एक वर्ड आया था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है, हम अभी यूज़ भी किए थे, तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, जो भी नया तरीका आया है उस नए तरीके, उस नए स्किल का यूज करना किसी काम को करने में या किसी चीज़ को बनाने में टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हर जनरेशन नया नया टेक्नोलॉजी लेकर आता है। अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हमारे पिछले जनरेशन के पास नहीं था, और आने वाला जनरेशन के पास जो टेक्नोलॉजी होगा वो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, यानी हर जनरेशन के साथ नया नया आइडियाज़ आते हैं, नया नया नॉलेज आता है, जिसकी वजह से नया टेक्नोलॉजी आता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ स्टाइल में हमारा चेंजेस भी आता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी भी समझ गए। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बस इतना ही था। ठीक है, ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया एनसीईआरटी का। ठीक है, थैंक यू।